हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक और इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। और पहला टॉपिक है ये बायोलॉजी का मेरे इस चैनल पे, और इस टॉपिक में मैं एकदम शुरुआत से फिर से बायोलॉजी को शुरू करने जा रहा हूँ। और बायोलॉजी से रिलेटेड आपको डेली एक वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पे। और पूरे हम आज से शुरू करते एक सीरीज़ के तहत मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, और इस सीरीज़ में आपको डेली वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एग्ज़ाम व्यू से सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, फैक्ट को, सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जानते हैं जीव विज्ञान के जनक के बारे में। जीव विज्ञान शब्द, देखिए अगर आपसे पूछता है जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो यहाँ पर याद रखिए, आप दो नाम याद रखिए, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस, इसको याद रखिएगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये दो नाम याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। जबकि अगर आपसे पूछता है जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु। अरस्तु ग्रीक के एक दार्शनिक थे, बहुत ही महान फिलोसफर थे, और इनसे मतलब टैलेंटेड कोई नहीं था उस समय में। मतलब अब यहाँ पर देखिए, आपने सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर जिसने पंजाब के शासक पोरस पर आक्रमण किया था और वहां पर पोरस ने सिकंदर को हरा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो जो सिकंदर था उसके गुरु थे अरस्तु, ठीक है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और इन्हीं ने सर्वप्रथम जो जीव विज्ञान था उसके बारे में लोगों को बताया। मतलब जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने उस वक्त 500 से भी अधिक जीवों का अध्ययन किया। 500 से भी अधिक जीवों का अध्ययन किया, और उन अध्ययनों को अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमेलियम। क्या नाम है? हिस्टोरिका एनिमेलियम। इस बुक में उन सभी जीवों के वंश और जाति का वर्णन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अरस्तु हैं, इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जीव विज्ञान का आपसे अगर जनक पूछता है तो कौन थे, ठीक है? अरस्तु थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कह लें, या जीव विज्ञान का पिता कह लें, या जंतु विज्ञान का पिता कह दें, बात एक ही है, ठीक है। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। अगर आपसे जूलॉजी पूछता है कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए गहन अध्ययन के अकॉर्डिंग इनको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इन्होंने यहाँ पर जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा का दर्जा दिया, कि जो जीव विज्ञान है वो विज्ञान की एक शाखा है, और उसको अलग कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर अरस्तु की बात होती है, जो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति की। जीवन की उत्पत्ति की देखिए क्या बात होती है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर आज भी कुछ लोगों में बहस चलती है। मतलब कि कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। और हम इस पे 100% श्योरिटी भी नहीं है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है। पर समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा तर्क पेश किए गए, कई सारे मतलब प्रूफ दिए गए कि हाँ, इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो देखिए, समय समय पर यहाँ पर क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है यहाँ पर आज, और उसको ही समझना है बस। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा यह विश्वास है कि सभी जीव जो भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो भी जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं, यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी घटनाएं हुई, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं जितने भी जीव हैं, चाहे इसमें मनुष्य ले लें, जानवर ले लें, या कोई कीट पतंगा भी ले लें, वो सभी जीव पृथ्वी पर मौजूद किसी न किसी घटना के कारण क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। और उनमें सभी जीवों में मिलने वाले तत्व जो हैं वो पृथ्वी पर मिलने वाले तत्वों के समान है। यानी कि यहाँ पर यह तर्क दिया गया है कि इन जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पे ही हुई है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इन जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पे हुई है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो यहाँ पर इसका क्या फैक्ट दिया गया, क्या यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया कि जो भी तत्व उन जीवों के शरीर से मिल रहे हैं वो पृथ्वी पर मिलने वाले तत्वों में से एक है। अच्छा, इसकी प्राचीन कुछ कल्पनाएं भी थी जिनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली यहाँ पर है स्वतः जननवाद का सिद्धांत।
स्वतः जननवाद का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जीवांत जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत और ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत दिए गए जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें से आज हमको यहाँ पर तीनों को पढ़ना है इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया स्वतः जननवाद का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था अरस्तु और हेलमोंट के द्वारा, अरस्तु और हेलमोंट के द्वारा। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है जीवांत जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत, और इसको जो दिया था, इसके मानने वाले जो थे, इनका नाम था फ्रैंसेस्को रेड्डी, ये इटली के थे। लेज़रो स्पेलोंजी और लुईस पाश्चर, ये कौन थे? ये जीवांत जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत मानने वाले थे, इसको फॉलो करने वाले थे और इस पे अपना मत रखते थे। जबकि ब्रह्मांडवाद का जो सिद्धांत था, इस पे कौन कौन अपना मत रखते थे? इनको मैं देखिए कौन है, रिचटर है, आर्हेनियस है और होयल है, ये 3 वैज्ञानिक है। आखिर था क्या इन सिद्धांतों में? चलिए इस पर डिटेल से थोड़ा चलते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं डिटेल से कि आखिर ये सिद्धांत थे क्या। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं स्वतः जननवाद का सिद्धांत। इस परिकल्पना के अनुसार सभी जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है। किससे हुई है? निर्जीव पदार्थों से। सभी जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। जैसे कि आपने मछलियाँ देखी होंगी, तो ये जो मछलियाँ हैं, माना जाता था कि ये बालू और कीचड़ से उत्पन्न हुई हैं। कीट पतंगे ये पत्तियों से उत्पन्न हुई हैं। जबकि अन्य जो भी जीवें पाई जाती हैं पृथ्वी पर, वो जंतुओं में रोम, मांस और उनसे जो उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे गोबर, ठीक है, उनका मल है, उससे उत्सर्जित हुए हैं। मतलब जो अन्य जीव हैं, जो अन्य जीव हैं, वो क्या हुए? जंतुओं के रोम यानी कि बाल, मांस और उत्सर्जित पदार्थों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा गया है स्वतः जननवाद के सिद्धांत में। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम अभी मैंने लिया था, इनका नाम था वॉर्न हॉलमेंट। ठीक है, हेलमोंट होगा ये, वॉर्न हॉलमेंट। ठीक है, इनका विचार था कि मनुष्य के पसीने से अगर भीगी हुई कमीज को गेहूं की बालियों के साथ अगर रख दिया जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, मनुष्य के पसीने से भीगी हुई कमीज को गेहूं की बालियों के साथ अगर रख दिया जाए तो 21 दिन में उसमें स्वतः चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या विचार दिए जा रहे हैं, और ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, कि हाँ मनुष्य के पसीने से अगर भीगी हुई कमीज को हम गेहूं की बाली के साथ रख दें तो वहाँ पर चूहे पैदा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत थ्योरी थी यहाँ पर। हालांकि उस समय ये थ्योरी दी गई और उसको कुछ लोगों ने माना भी होगा। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है दोस्तों हमारा जीवांत जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोस्तों इटली के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सैन फ्रांसिस्को डी रेड्डी। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति से एक सिद्धांत दिया कि जो जीव की उत्पत्ति है वो जीव से हुई है, जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है। और इस सिद्धांत में इन्होंने कई सारी बातों को सिद्ध भी किया कि जो एक जीव है उससे ही दूसरे जीव की उत्पत्ति हो सकती है। और इसको देखिए, ये जो व्यक्ति थे सैन फ्रांसिस्को डी रेड्डी, फ्रांसेस्को डी रेड्डी, इन्होंने इस चीज़ को, जब निर्जीव वस्तुओं की बारी आई तो इसको पुष्टि करने में ये क्या हो पाए? नाकामयाब हो पाए और इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। जबकि जीवित वस्तुओं पे यहाँ पर इनकी पुष्टि बहुत ही आसानी से इन्होंने कर दी। ठीक है, बाद में देखिए कौन आता है, 3 व्यक्ति और आते हैं, जिनमें से एक थे लेज़ारो, दूसरे थे स्प्लेंजोनी और तीसरे थे लुईस पाश्चर। इन्होंने यहाँ पर देखिए इस सिद्धांत की भी पुष्टि कर दी, बिल्कुल इस पर सहमति जता दी कि हाँ ऐसा होगा। अब ऐसा कैसे हुआ समझाते हैं इसको। देखिए, लुईस पाश्चर ने, आपको याद होगा, एक कीटाणु का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये कीटाणु का सिद्धांत किस पर दिया था? रैबिज के टीके की खोज पर, कि जो कीटाणु हैं, जब रैबिज के कीटाणु किसी शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, उसी शरीर से क्रिया करके क्या करते हैं, अपने ही जैसे जीवों की उत्पादन करने लगते हैं, जिससे रैबिज की बीमारी होती है। और बाद में इसके लिए इन्होंने क्या करा था, इसके टीके की भी खोज की थी, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से आप इसको याद रखिए, लेज़ेरो और स्प्लेंजी और क्या नाम है तीसरे कौन है, लुईस पाश्चर, इन तीनों ने मिलकर क्या करा है, इस जीवांत जीवोत्पत्तिवाद के सिद्धांत की पुष्टि की। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ऐसा कैसे इन्होंने पुष्ट करा। देखिए, रेड्डी ने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में इन्होंने क्या लिया, 3 जार लिए। ठीक है, 3 जार लिए और इन 3 जारों में क्या करा, इन्होंने जो मांस का टुकड़ा था इसको रखा। अब देखिए, 4 विभिन्न प्रकार के मांस को उबाला, ठीक है,
और 3 को बोतलों में रख दिया। देखिए 4 जो विभिन्न प्रकार के मांस है उनमें से 3 को इन्होंने क्या करा, बोतलों में रखा, और बोतलों में जब इन्होंने क्या करा, इस मांस को रखा, तो एक में क्या कर दिया, इन्होंने खुला छोड़ दिया, एक बोतल को इन्होंने खुला छोड़ दिया। दूसरे में इन्होंने क्या करा, पारमेंट कागज का इस्तेमाल करा, और तीसरे पे कपड़ा लपेट दिया। ठीक है, और इससे देखिए निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि मांस से स्वतः लार्वा उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, मांस जो था उससे स्वतः लार्वा उत्पन्न नहीं होता, बल्कि देखिए हुआ क्या, बल्कि जो मास्क पर मक्खियां बैठी थी, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर आप पहले वाले जार में देख रहे हैं कि खुला वाला जो जार है इसमें क्या हो रहा है, मक्खियां आके बैठ रही हैं। ठीक है, और ये जो मक्खियां थी ये क्या कर रही हैं, इस जार पे आके अपने लार्वे को रख दे रही हैं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद इसमें से ही क्या होता है, जो मक्खियों ने लार्वा यहाँ पर रखा था, अंडे जो दिए थे, उन्हीं अंडों में से क्या होती हैं, मक्खियों के बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं और बाद में वो उड़ने लगते हैं। तो देखिए जो जार बंद था वहां से क्या हुआ है, लार्वा उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यहाँ से ये पूरी तरीके से सिद्ध हो गया था कि जो जीव है वो स्वतः उत्पन्न नहीं होता, उसको जीव की उत्पत्ति के लिए एक जीव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर बात करते हैं हम ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत की। क्या था ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार जीव की उत्पत्ति ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से हुई है। मतलब ये लोग ये मानते थे कि जीव जो यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं उसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से हुई है, जो उल्का पिंडों द्वारा पृथ्वी पर आए। मतलब कि ये जो जीव थे ये उल्का पिंडों से एक समय में क्या आए, पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर जब ये उल्का पिंड टकराए तो यहीं पर इसी प्रकार से जीव आए। और इसको मानने वाले व्यक्ति में कौन थे, रिचर्डर थे, आर्हेनियस थे और होइल थे। ये 3 व्यक्ति इस सिद्धांत को फॉलो करते थे। और यहाँ पर जो समस्या ये आई कि यहाँ पर हम इन सवालों के मूल प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए कि हाँ, कि आखिर वो कौन सा पिंड होगा जो पृथ्वी पर आके टकराया और जिससे जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। ठीक है, अच्छा, बाद में इन्होंने यहाँ पर इस सिद्धांत को आगे भी बढ़ाया। आगे बढ़ाने पे यहाँ पर देखिए क्या निष्कर्ष निकला इसका, कि इन्होंने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात को तो सिद्ध कर दिया कि प्रारंभ में तरल रासायनिक पदार्थ ही निर्मित हुए थे। मतलब कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय जो भी पृथ्वी पर तत्व मौजूद थे वो लिक्विड फॉर्म में थे, तरल थे, और बाद में इनसे तो क्या हुआ, इनका संगठन होना शुरू हुआ, और वहीं से क्या होता है, जीवों का निर्माण शुरू हुआ। मतलब जब इन तरल पदार्थों का संगठन हुआ तो जीवों का निर्माण हुआ, जिसमें से हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं भगवान शिव का है, जिन्होंने समुद्र मंथन किया था और उससे क्या निकले थे, जीव निकले थे। ठीक है, समुद्र मंथन करा था, उससे कई सारे जीवों का पृथ्वी पर क्या हुआ, निर्माण शुरू हुआ। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया। ठीक है, और यहीं पर एक और बात करते हैं, देखिए ओपेरिन की परिकल्पना क्या थी, समुद्र में कार्बनिक पदार्थ बहुत बड़ी संख्या में है, और इसी प्रकार से जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से ही हुई है। ये इस प्रकार के हमारे 3 सिद्धांत थे, स्वतः जननवाद का सिद्धांत, जीवांत जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत और ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत मैंने आपको बताए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है।